वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को जोड़ लीजिए फटाफट से, सभी लोगों को बुला लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, चलें तो आज की वीडियो के अंतर्गत आपको बता दूं किसके बारे में बात करने वाले हैं। राजनीति शास्त्र के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट्स। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? राजनीतिक विचार, यानी पॉलिटिकल थॉट्स जिसको आप कहते हैं। और पॉलिटिकल थॉट्स के अंतर्गत आप जैसे कि अगर बात करें अगर इसके पूरे नाम की प्रथम प्रश्न पत्र के, तो आपका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। मतलब अगर अंग्रेजी में कहना चाहें तो उसको आप कह सकते हैं एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ओके, ध्यान रखेंगे आप बात। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करेंगे। वहीं आप जब मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे तो और तमाम प्रकार की चीज़ों को पढ़ने का आप प्रयास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी BA थर्ड ईयर वगैरह में। तो हालांकि यहाँ पर आपको बस इन्हीं मुद्दे को, वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, मतलब कि पाश्चात्य विचारक हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। जैसे कि आपके प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, या इसी प्रकार से आपके सिसरो हो गए, और उसके बाद में आपके बहुत सारे हैं, थॉमस एक्विनास हो गए, और मैकियावेली हो गए, और उसके बाद में आपके जॉन हो गए, और उसके बाद में बेंथम हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन हो गए, लॉक हो गए, जे रूसी हो गए, और उसके बाद में जर्मी बेंथम हैं, JS मिल हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, TH ग्रीन हैं, HJ लास्की हैं। ये सारे के सारे विद्वान जो हैं आपको पढ़ने होते हैं। इनके विचारक, मतलब ये विचारक हैं, और इन विचारक कैसे बनते हैं? जब किसी भी कोई व्यक्ति हो, वह कोई विचार प्रदान करेगा या कोई विचार देगा समाज को या राजनीति को, तो क्या बनेगा? वही विचारक बन जाएगा। अब वह उसका विचार राजनीति के क्षेत्र में है, या उसका विचार समाज के क्षेत्र में है, या उसका विचार आर्थिक क्षेत्र में है, या उसका विचार मेरे प्यारे दोस्तों सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में है। जिस भी क्षेत्र में उसका विचार होता है, उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसका विचार होता है उसी क्षेत्र का उसको विचारक कहा जाता है। जैसे कि मान लेते प्लेटो महोदय ने राजनीतिक चीज़ों के बारे में बताया, तो इनको हम राजनीतिक विचारक की श्रेणी में रखते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे मुद्दों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति शास्त्र पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। BA द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, BA द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होगा, और न्यू मॉडल पेपर है यह 2021 का। एक प्रकार से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, सभी लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद में सेशन शुरू करते हैं। सेशन में मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत ही मज़ा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और बड़े ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे एक एक मुद्दे को। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कभी जो है, अगर कभी भी नहीं पढ़ा आपने राजनीति शास्त्र, तो आपको सारे मुद्दे समझ में आएंगे। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान दोस्तों एक ही होती है, इसमें आपके कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। ठीक, तो न्यू मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे 2020 के बारे में। वहीं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे आपके रात 9 बजे लाइव। जैसा कि आपको पता है मैं आता ही रहता हूं, तो वही श्रृंखला है यहाँ। चले आगे देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दूं कि यह वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। कौन सी वीडियो है यह? 1.5 घंटे की परीक्षा में टॉप करने के लिए यह 25 मिनट आपको देने होंगे। मात्र 25 मिनट की वीडियो, इसको देख लीजिए। कॉपी लिखने की शानदार ट्रिक के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बताया गया है। वही मनोवैज्ञानिक तरीके के अंतर्गत सारी बातों को विश्लेषित किया गया है, और आपके जितने भी सारे प्रश्न होंगे, सारे डाउट्स होंगे, वह एक ही वीडियो के अंतर्गत, इसी वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करेंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज ही इस वीडियो को हमने लाइव किया था, आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दुलार इस पर दिया है, और जल्द ही जल्द इसी प्रकार से सारे, अगर आपको BA में अच्छे नंबर लाने तो इस वीडियो को अवश्य देखें। यह बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की कतार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बिना समय गंवाए बड़े ही आसानी से सारे मुद्दे को हम समझेंगे। ओके, पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या आ गया? तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। BA सेकंड ईयर, न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का। आप सभी लोग, जितने लोग नए जुड़े हैं सभी लोग जान जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। पहला प्रश्न क्या है कि प्लेटो द्वारा न्याय का वर्गीकरण किया गया। क्या? प्लेटो के द्वारा न्याय का वर्गीकरण किया गया। किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? पूछा जा रहा है कि प्लेटो द्वारा न्याय का वर्गीकरण किया गया। कब किया गया वर्गीकरण? मतलब कि कितने न्याय का वर्गीकरण किया गया प्लेटो के द्वारा? ऑप्शन ए में दिया है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी में दिया है व्यक्तिगत न्याय, ऑप्शन सी में दिया है आपका ये दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है एनओटी, मतलब नन ऑफ दीज।
क्या करेक्ट आंसर होगा इसका मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, प्लेटो ने जो है न्याय को दो भागों में बांटा है। एक तो उन्होंने कहा सामाजिक न्याय और दूसरा कहा व्यक्तिगत न्याय। ध्यान रखेंगे, क्या कहा? व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? प्लेटो के अनुसार व्यक्ति समाज के आदर्शों व सक्रिय सदस्य के रूप में सारे समाज को क्या करता है? बहुत सारा लाभ पहुंचाता है या लाभान्वित करता है, और साथ ही साथ समाज व्यक्ति के जीवन को क्या करता है? समुचित योग देता है। इसी प्रकार से प्लेटो ने सामाजिक न्याय की कल्पना समाज के सिद्धांत से करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग के लोग जो हैं अपने विशिष्ट कार्यों में लगे हुए हैं और किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक, मतलब कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाऊँ केवल, या फिर आपका जो है तमाम सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें, मैं नाच गाना मैं ना करूँ जा करके टिकटॉक पे या फिर उस तमाम सारे मुद्दे पे। तो ये मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य आपको टीचिंग करना, आपको सही दिशा में ले जाना, आपके जो है एक प्रकार से मनोभावों को अच्छी दिशा की ओर अग्रेसित करना। लेकिन अब एक टीचर जाकर के यहाँ पर डांस करने लगे, गाना गाने लगे, जाकर के आपको टिकटॉक वीडियो बनाने लगे या इसी प्रकार तमाम सारे मुद्दे करने लगे, तो यह एक टीचर का कर्तव्य नहीं होता है। वह अपने जो है कर्तव्य से वंचित हो रहा है, अपने धर्म से वंचित हो रहा है। इसीलिए कहा गया है जो भी कोई व्यक्ति हो अपने धर्म को नहीं टरना चाहिए। जैसे कि कहा गया है वेदों में, विप्र वह जो धर्म न टरई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की पुष्टि करी है। ये सारी बातें, तो यही बात जो है प्लेटो महोदय कहते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, वहीं व्यक्तिगत न्याय जो होता है, प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत जो है वह कहता है कि प्लेटो के मन की भावनाएं जो होती हैं उसी पर आश्रित होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं मन की भावनाओं पर कैसे आश्रित होती हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय में हर व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्षमता के अनुसार कार्य करता है, उसे अपने समस्त गुणों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य के सामाजिक विभाजन के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं मेरे भैया। और 3 गुण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है मान और तीसरा होता है क्या? वासना। तो ज्ञान, मान और वासना। ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग क्या करता है? साहसिक कार्यों को संपन्न करता है, और जबकि वासना का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति क्या करता है? वर्ग उत्पादन संबंधी कार्यों को पूर्ण करता है। इसी के साथ ही साथ जो है हम देखें अगर, तो इन सभी गुणों के अनुसार व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार अलग अलग बटा हुआ है। यहाँ पर सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय 2 पहलू इसके बताए गए, किसके द्वारा? प्लेटो महोदय के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ये दोनों। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है मेरे भैया, अगला प्रश्न क्या आ चुका है? दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दी रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? दी रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? द रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्तों कौन है? ऑप्शन ए दिया प्लेटो, बी दिया अरस्तु, सी दिया दांते और डी दिया रूसो। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेटो। प्लेटो महोदय ने ही दी रिपब्लिक पुस्तक का लेखन किया। किसने? प्लेटो महोदय ने ही दी रिपब्लिक पुस्तक का लेखन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर मेरे भैया। तीसरा प्रश्न क्या आ चुका है कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया प्लेटो, बी में दिया अरस्तु, सी में दिया दांते और डी में दिया सुकरात यानी सोक्रेटिस। अरस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरिस्टोटल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखन किसने किया है? अरिस्टोटल ने किया यानी अरस्तु ने किया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं मेरे भैया। ओके, चलिए, अरस्तु ने अपनी जो है पुस्तक में क्या बताया है? इनकी पुस्तक है अरस्तु की पॉलिटिक्स, और इसी में लगभग तीसरे पुस्तक मतलब पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक के 6ठे अनुच्छेद तक जो इन्होंने संविधान के बारे में व्याख्या बताई है, उसमें बहुत सारी जो है एक प्रकार से ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि राजनीतिक चीज़ों के बारे में मेंशन करती हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अरस्तु महोदय, यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अरस्तु महोदय क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने संविधानों के जो है इस वर्गीकरण को किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? फिर संविधान में मतलब किसको रखा? तो 158 संविधानों का अध्ययन करके। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किस कितने आधार पर किया, कितने संविधानों को पढ़ने के बाद में किया? तो लगभग 158 संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, अनुच्छेद के बारे में, संविधान के बारे में बातें बताई। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अरस्तु ने संविधान के कितने प्रकार बताए हैं? तो अरस्तु ने संविधान के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 7। तो अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण जो किया है 158 देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा, उसके बाद में इन्होंने 6 प्रकार के जो प्रकार से 2 आधार बताए हैं संविधानों के वर्गीकरण का। 2 आधार बताया, कौन कौन? पहला आधार बताया राजप्रभुसत्ता कितने व्यक्तियों में निहित होती है, और दूसरा बताया है इन्होंने
जो है कि शासन का स्वरूप कैसा हो। तो 2 प्रकार का संविधान इन्होंने बताया है। अब उसमें से जो है अरस्तू की बात करें तो इन्होंने 6 प्रकार के संविधान को बताया है और ऑप्शन इसका वही 6 करेक्ट होगा। 6 प्रकार का संविधान बताया है और उसमें कौन कौन से प्रकार हैं आपके। पहला इन्होंने बताया राजतंत्र, दूसरा क्या बताया निरंकुश तंत्र, तीसरा क्या बताया कुलीन तंत्र, चौथा क्या बताया वर्ग तंत्र और पांचवा क्या बताया संयम प्रजातंत्र, छठवां बताया क्या अतिवादी लोकतंत्र। ये सारे मुद्दे किसने बताए, अरस्तू महोदय ने बताए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 5वां नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। निम्न में से किसे मध्यकाल का अंतिम तथा आधुनिक युग का प्रथम विचारक माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है प्लेटो, बी में दिया है मैकियावेली, सी में दिया है वारकर और डी में दिया है अरस्तू। क्या करेक्ट आंसर होगा 5वें का। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या किसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी होगा मैकियावेली। मैकियावेली जो है इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का प्रथम विचारक माना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। आपसे एग्जाम्स में पूछे कि जो है मध्यकाल का अंतिम विचारक किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो है तमाम सारे सिद्धांत दिए हैं। शासन कैसे चले उसके बारे में मैकियावेली ने बताया है और मैकियावेली ने बहुत सारी बातें बताई हैं। और मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली को आधुनिक काल की मध्यकाल तथा आधुनिक काल की कड़ी भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे कि मध्यकाल तथा आधुनिक काल की कड़ी किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है मेरे भैया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सारी बातें ना, बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही हैं। शासन पद्धति के विभिन्न प्रकार इन्होंने बताए हैं। उसमें इन्होंने बताया कि जनता का निर्णय ईश्वर का निर्णय होता है, अर्थात जनता जो होता है राजा से अधिक समझदार होता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया अपने राज्य संबंधी विचार में कि जो है अधिकारियों का चुनाव करने और विद्वानों को आदर देने में जनता का जो है निर्णय ज़्यादा ठीक होता है। इन्होंने और बताया कि राजनीतिक व कानूनी जो संस्थाएं होती हैं गणराज्यों में अधिक सफल होती हैं। इन्होंने और भी बताया कि गणराज्य में अस्थायित्व अधिक होता है। इन्होंने बताया कि गणराज्य एक तंत्र की अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट होता है। इन्होंने बताया कि गणराज्य के प्रति लोगों में ज़्यादा आस्था होती है। ठीक इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें बताई है। और इस व्यवस्था में जो इन्होंने बताया इसमें बहुत सारे दोष भी रहे हैं। तो उन दोषों में जैसे कि इस व्यवस्था में बात की जाए तो संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य नहीं है इनके राज्य संबंधी विचार में। वहीं इस व्यवस्था में अगर बात की जाए तो प्रायः बड़े अधिकारी अन्यायी होते हैं। कारण यह है उसका कि उन पर किसी एक व्यक्ति का जो है नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे को यह बताते हैं मैकियावेली। किसी दिन इनके विचारों पर चर्चा करेंगे तो इन्होंने बताएंगे कि इन्होंने किन किन विचारों पर बातें बताई है, कानून के बारे में क्या कहा, नैतिकता एवं धर्म संबंधी बारे में क्या कहा, बहुत सारे विचार देते हैं ये। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम तत्पर होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न, राज्य को दो भागों में किसने बांटा, बताने का प्रयास कर। राज्य को 2 भागों में स्वस्थ व अस्वस्थ, ये मैकियावेली होगा ऑप्शन बी। स्वस्थ व अस्वस्थ किसने विभक्त किया, राज्य को 2 भागों में स्वस्थ और अस्वस्थ किसने विभक्त किया, मतलब किसने बांटा राज्य को 2 भागों में। एक स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ राज्य, किसने बांटा मेरे प्यारे दोस्त, किसने बांटा, ध्यान रखेंगे। मैकियावेली की एक पुस्तक है प्रिंस, ध्यान रखें मैकियावेली की एक पुस्तक है उसका नाम है प्रिंस। तो आपसे एग्जाम से पूछे प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकियावेली है। ध्यान रखेंगे कौन है, मैकियावेली है। ओके, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। हमने आपसे बताया किसने राज्य संबंधी 2 सिद्धांत दिए हैं, 2 बातें बताई है कि राज्य जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 भाग राज्य के होते हैं। एक स्वस्थ राज्य होता है और एक अस्वस्थ राज्य होता है। यह बातें ऑप्शन ए में दिया है मैकियावेली, बी में दिया प्लेटो, सी में दिया अरस्तू और डी में दिया हॉब्स। यह बातें किसने बताई मेरे प्यारे दोस्त, तो किसने बताई इसको किसने बताया है आपका, तो इसको हमने बताया 6वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 6वें का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मैकियावेली ने यह बातें बताई है। आगे बढ़ते 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसकी प्राकृतिक अवस्था करो या मरो की अवस्था है, बताने का प्रयास करें। निम्न से किसकी प्राकृतिक अवस्था क्या होती है। कुछ विद्वान ऐसे हुए जैसे जॉन हॉब्स, रूसो, ये लॉक, ये सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने क्या किया है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया। और राज्य जब बना नहीं था, अर्थात राज्य जब नहीं था या फिर कोई समाज में नियम कायदा नहीं था, समाज नहीं था, तो उससे पहले मनुष्य कैसे रहता था, जब राज्य नहीं बना था तो राज्य से पहले व्यक्ति की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। तो उसी बातों को लेकर के लोग बताते रहते थे। उसमें जो प्राकृतिक अवस्था को लेकर के बातें बताई जो है हॉब्स महोदय ने, उन्होंने कहा कि करो या मरो की स्थिति थी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है किसने बताया बातें, तो हॉब्स महोदय ने बताया। किसने बताया, हॉब्स महोदय ने। आपसे पूछेगा कि एक प्रकार से सामायिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, तो हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों ने देने का प्रयास किया। ध्यान रखेंगे
इनकी प्राकृतिक अवस्था में क्या था, हाब्स ने बताया कि मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी था और क्या करता था, एक दूसरे के कारण लड़ता भिड़ता रहता था स्वार्थ के बस, और भय यश और उसके मतलब आगे बढ़ने की तलाश में क्या करता था, आपस में लोगों में झगड़ा होता था, संघर्ष होता था। और एक प्रकार से यह अवस्था एक प्रकार से कैसी थी, जो है चाहे जो करो या फिर करो या मरो की अवस्था थी। चाहे जो करो, ओके, ध्यान रखेंगे, चाहे जो करो यहाँ पर कर लीजिएगा, चाहे जो करो ज़्यादा बेटर होगा, चाहे जो करो, ओके, चाहे जो करो, ओके, यह बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, ये बातें थी, इन्होंने कहा जो है हाब्स महोदय ने कि किल होम यू कैन टेक व्हाट यू कैन, ये बातें इन्होंने बताई। कहा इन्होंने कि प्रकृति की जो है मनुष्य की प्रकृति जो है लालच से भरी हुई थी उस समय, और वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा जो है शक्ति की खोज में रहता था, इसलिए लोगों में संघर्ष होता रहता था। और इस प्राकृतिक अवस्था में आपसे पूछेगा कि किसकी प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का अभाव था, तो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का अभाव था। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि किस प्रकार का मतलब कि जो है व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव कहाँ पर था, किस मतलब कि किस अवस्था में था, किसकी अवस्था में, तो हाब्स के जो है एक प्रकार सामाजिक समझौते की अवस्था में था। तो ये सारी बातें हैं और ये इसको हम विस्तार से एक दिन समझेंगे। हमने आपको शायद इसके समझ आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दिया, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि हाब्स ने कितने प्राकृतिक क्या दिया है, हाब्स ने कितने प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है। ये ऑप्शन दिया 14, बी दिया है 15, सी दिया 16 और डी दिया 19। तो हाब्स ने कितने प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है, हाब्स ने 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करी। कितने, 19 नियमों की जो है कल्पना की है, जिसमें से 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह 3 जो है आपको बताना चाहूँ अगर, तो पहला है कि प्रत्येक मनुष्य को शांति के लिए वहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त जहाँ तक सफलता की आशा हो, और यदि वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता सफलता को, तो उसे अधिकार है कि वह समस्त उपायों और युद्धों का प्रयोग करे। मतलब कि जहाँ जब तक शांति हो सके तब तक शांति करे, या सफलता जब तक उसको ना प्राप्त हो तब वह गलत कदम उठाए। वहीं दूसरी बातें जो है इनके नियमों के अंतर्गत बताई गई प्राकृतिक नियमों में कि मनुष्य को शांति तथा आत्मरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए जहां तक दूसरे लोग की इसके लोग भी जो है इसके लिए प्रस्तुत है, और दूसरे लोगों के विरुद्ध उसे उतनी ही स्वतंत्रता से संतुष्ट रखना चाहिए या रहना चाहिए जितनी कि वह दूसरों को अपने विरुद्ध देने को तैयार हो। मतलब एक प्रकार से मनुष्य शांति तथा आत्मरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागे, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कितना त्याग सकते हैं, तो दूसरे से उतने पाने की इच्छा करें जितना आप त्याग सकते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई गई। वहीं तीसरी बातें यह कहते हैं कि व्यक्तियों को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर तीनों बातों को अगर मैं बताना चाहूँ आपको एक सार रूप में, तो बता सकते हैं कि दूसरों के साथ तुम जैसा ही करोगे वैसा अपने साथ मतलब जो है पाओगे। मतलब कि जैसा कि जो है हमने आपको बताया था कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा आपको खोदोगे तो क्या करोगे, आप खुद ही उस गड्ढे में गिरोगे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है, समान इच्छा सिद्धांत किसने दिया। समान इच्छा सिद्धांत किसने दिया मेरे भैया, समान इच्छा सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए में दिया हाब्स, बी में दिया रूसो, डी में दिया सी में दिया लॉक और डी में दिया अरस्तु। तो समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था, बिल्कुल रूसो ने दिया था। हाँ बिल्कुल रूसो, आंसर इज राइट आंसर। 9वें का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, रूसो ने दिया था। ओके, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। समान इच्छा का सिद्धांत, समान इच्छा क्या होती है, रूसो के समान इच्छा की निर्माण की प्रक्रिया जो है सर्वसाधारण से इच्छा से आरंभ होती है। समाज में सर्वप्रथम यथार्थ इच्छा की उत्पत्ति होती है। मतलब इसका यह है कि भिन्न भिन्न बातों पर व्यक्तियों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति स्वार्थ के बारे में सोचता है, परंतु यदि समाज सभ्य है तो यथार्थ इच्छा का नाश होकर के समान इच्छा का जन्म होगा। मतलब जैसे कि मान लेते हैं अगर समाज आपका ठीक ठाक है तो सामाजिक इच्छाएं आपके अंतर्गत होती हैं। जो इच्छाएं आपके मन में हो वही इच्छाएं दूसरे व्यक्ति के मन में होंगी। लेकिन जब समाज आपका भ्रष्ट रहेगा तो आपकी इच्छाएं कुछ दूसरी होंगी, फलाने व्यक्ति की दूसरी होंगी, आपके दूसरे भाई पटीदार की दूसरी होंगी, तमाम प्रकार के व्यक्तियों
व्यक्तियों की इच्छाएं दूसरी होंगी। ये बातें इन्होंने बताई जो है समान इच्छा की उत्पत्ति को लेकर के। समान इच्छा के अर्थ एक प्रकार से जो है रूसो महोदय हैं, और रूसो महोदय ने उसको विस्तार से आपको समझाया है। रूसो के अनुसार इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श और वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा वो होती है जो स्वार्थगत, संकीर्ण तथा परिवर्तनशील होती है, मतलब कि व्यक्तिगत इच्छा होती है जो कि कभी भी परिवर्तन हो सकती है, संकीर्ण होती, पतली होती है। इसके वशीभूत होकर के व्यक्ति क्या करता है, विवेकहीनता से कार्य करता है। और जबकि आदर्श व वास्तविक इच्छा वह होती है ऐसी इच्छा जो कि लोग उसको अपनाए मान लेते हैं। यह इच्छा जो होती है सामाजिक हित पर आधारित होती है, यह मनुष्य की श्रेष्ठ इच्छा होती है, यह सुसंगठित स्वार्थ विहित होती है, मतलब स्वार्थ नहीं रहता, कल्याणकारी होती है और सुसंस्कृत होती है, इसे लोग अपनाना चाहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समान इच्छा की विशेषताएं क्या क्या हैं? ए ऑप्शन दिया एकता, बी दिया स्थायित्व, तो सी दिया है संप्रभुताधारी, और डी दिया ये सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का होगा, बिल्कुल सभी लोग जानते होंगे डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समान इच्छा की विशेषताएं क्या होती हैं? समान इच्छा की विशेषताएं हैं एकता, यानी कि समान इच्छा जो है विभिन्नता में एकता स्थापित करती है। रूसो ने यह बात बताई कि समान इच्छा जो है राष्ट्रीय चरित्र की एकता का निर्माण करती है और उसे बनाए रखती है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि वह राज्य में उन सामान्य गुणों को प्रकट करती है जिन्हें नागरिकों में पाने की आशा की जाती है। वहीं दूसरा मुद्दा है आपका अस्थायित्व। अस्थायित्व क्या होता है? सामान्य इच्छा जो होती है अल्पकालीन ना होकर के अस्थायी होती है, मतलब यह परिवर्तनशील नहीं होती है, अस्थायी नहीं होती है, इसका कभी अंत नहीं होता है, यह अपरिवर्तनशील होती है तथा यह नैतिक भी होती है। यह बातों से आप एक प्रकार से अनभिज्ञ हैं और इन बातों को आपको जानना अति आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट वहीं आपको बता दें न्यायिक चीज़ें जो है, न्यायिक मतलब क्या होता है? रूसो ने कहा कि समान इच्छा क्या होती है? न्याय पर आधारित होती है। रूसो ने कहा जो है क्या, जो समान इच्छा होती है समान हित पर आधारित होती है। रूसो ने कहा औचित्यपूर्णता होती है समान इच्छा में। रूसो ने बताया कि जो है यह क्या होती है? अद्वैय होती है और अविभाज्य होती है, इसका कोई एक प्रकार से बांट नहीं सकते आप। इच्छा ना तो बढ़ सकती है और ना ही किसी को दी जा सकती है, इसका प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो समस्त समुदायों की इच्छा होती है। जब समुदायों की इच्छा होगी तो उसी को हम समान इच्छा कहेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। यथार्थ इच्छा वह इच्छा होती है जो कि संकीर्ण धारा होती है, मतलब कि एक पर्सनल व्यक्ति की इच्छा हो तो वह क्या होती है? वो आती है आपकी यथार्थ इच्छा। लेकिन जो वास्तविक इच्छा होती है सभी लोगों की इच्छा होती है। संप्रभुताधारी का मतलब क्या होता है? समान इच्छा संप्रभुताधारी होती है। संप्रभुता जो होती है इसी के समान यही क्या होती है? यह अविभाज्य होती है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? सॉवरिन कंट्री, आप सुने होंगे नाम कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, आपने पढ़ा होगा बी फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान के अंतर्गत कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए फला चीज़ों को एक प्रकार से 5 प्रकार के न्याय, तमाम प्रकार की स्वतंत्रता की बातें बताई गई हैं। तो वहाँ पर संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है कोई भी राष्ट्र आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो और बाहरी रूप से, आंतरिक और बाहरी रूप से कोई भी देश स्वतंत्र हो या कोई राष्ट्र स्वतंत्र, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम संप्रभु कंट्री कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। मतलब कि किसी पर मतलब कि आप पर कोई प्रेशर ना हो, आप खुला हो, आप जो इच्छा मतलब कि जो निर्णय आपको लेना है आप स्वतः ले लें उसी को, तो उसी को हम जो है संप्रभु कहते हैं। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई। ओके, तो इसी प्रकार समान इच्छा क्या होती है? संप्रभु होती है, उस पर किसी का रोक टोक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 11वां नंबर प्रश्न है कि यह किसने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों और सुख और दुख, मतलब कि दो स्वामियों, मतलब कि क्या दिया है? दो स्वामियों को दिया है, सुख और दुख के अधीन रखा है। या किसने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों, सुख और दुख के अधीन रखा है? किसने बातें कही? दो स्वामियों के मध्य रखा है प्रकृति ने मनुष्य को। तो प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों के मध्य रखा है। आपसे आप एग्जाम में पूछ सकता है वो दो स्वामी कौन है? सुख और दुख है। यह बातें किसने बताई हैं? ऑप्शन ए में दिया रूसो, बी में दिया बेंथम, सी में दिया जे एस मिल और डी में दिया है आपका अरस्तु। तो किसने बताया यह बातें? बेंथम महोदय ने बताया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, बेंथम महोदय ने बताया है। बेंथम महोदय जो हैं इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपसे एग्जाम से पूछे कि उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बेंथम महोदय हैं। ध्यान रखेंगे, यह बेंथम महोदय ने बताया है। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? बेंथम महोदय ने दिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इन सभी के इन सिद्धांतों को हम समझेंगे एक एक वीडियो के अंतर्गत पर्सनल रूप से, लेकिन अभी जो है आपके सामने सारी बातों को नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग उसको कहते हैं, आप बार बार हमसे बताए हैं कि सर क्वेश्चन जल्दी बताने का प्रयास करें। ओके,
आगे देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि लाक का पूरा जीवन व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा, यह बातें किसने कही। लाक का पूरा जीवन क्या हुआ है, लाक का पूरा जीवन व्यक्ति के मतलब कि किसके, व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा। क्योंकि लाक जो था एक व्यक्तिवादी विचारक था। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि लाक किस प्रकार का विचारक था, तो लाक एक व्यक्तिवादी विचारक था। ध्यान रखेंगे यह बातें किसने बताई है कि लाक जो था उसका पूरा जीवन व्यक्तिवाद के चारों तरफ घूमता रहा। यह बातें बताई हैं प्रोफेसर बान महोदय ने। प्रोफेसर बान एक इतिहासकार हैं और इन इतिहासकार ने क्या बताया कि लाक का जो पूरा जीवन था वह व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा। मतलब कि लाक जो थे वह व्यक्तिवादी विचारक थे। आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि जो है प्रथम व्यक्तिवादी कौन था, तो प्रथम व्यक्तिवादी लॉक थे। ध्यान रखेंगे इतनी बात। जनता की भलाई का आधार लाक व्यक्ति को ही मानते हैं, यह बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, साथ ही साथ लाक महोदय की बहुत सारी बातें हैं जीवन के आधार को लेकर के इन्होंने बातें बताई हैं। समानता के आधार को लेकर के इन्होंने बातें बताई हैं और इन्होंने समानता को लेकर के भी बताया है। संपत्ति का अधिकार, तमाम प्रकार के अधिकारों के बारे में भी बताया है। लाक के अनुसार जो है व्यक्तिक प्राकृतिक अधिकार जो है प्राप्त है व्यक्ति को, प्रकृति ने प्रदान किए हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि वह जीवन जी सकता है, मतलब कि जीवन का अधिकार उसको मिला है, समानता का अधिकार उसको मिला है, इसी के साथ उसको क्या मिला है, संपत्ति का अधिकार मिला। ये सारी बातें लाक महोदय बताते हैं। ओके, वहीं आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम जो है सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भैया। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 13वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। हाँ, 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कानूनी प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभुसत्ता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रतिपादन क्रमशः किसने किया। आपसे एग्जाम से सीधा सीधा यह पूछ सकता था कि जो है प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रभुसत्ता का सिद्धांत हॉब्स महोदय ने भी दिया है और लॉक महोदय ने भी दिया है। ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में आपसे सीधे ना पूछेगा प्रभुसत्ता जो है कानूनी प्रभुसत्ता पूछेगा कि कानूनी प्रभुसत्ता किसने का प्रतिपादन किसने किया, तो कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया हॉब्स महोदय ने। जबकि राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया किसने, लॉक महोदय ने। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो आपसे पूछा जाएगा कानूनी प्रभुसत्ता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रतिपादन क्रमशः किया। क्रमशः आपको पहले देखेंगे कानूनी प्रभुसत्ता लिखा तो कानूनी का किसने, हॉब्स ने। लॉक किसने, राजनीतिक प्रभुसत्ता। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे क्या होगा, ए करेक्ट होगा। 13वें का ए इज राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 14 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। लॉक का जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है हॉब्स के प्रभुसत्ता के सिद्धांत से बिल्कुल क्या है, विपरीत है, उल्टा है। ध्यान रखेंगे ये बातें। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब किसी दिन तुलना करेंगे दोनों के बीच में तो हमको आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह कथन आपसे कभी पूछा था, इसके बारे में आप बताएं। तो ग्रीन महोदय ने ये बातें बताई थी। ओके, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्त। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम तैयार होते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया 14 नंबर प्रश्न कि संप्रभु राज्य की धारणा का सुदृढ़ प्रतिपादन किसने किया। क्या हमने पूछा 14 नंबर संप्रभु राज्य की धारणा का, संप्रभु राज्य की धारणा का क्या सुदृढ़ प्रतिपादन किसने किया भैया। सुदृढ़ प्रतिपादन किसने किया, बोंदा महोदय ने किया। किसने, बोंदा महोदय। बोंदा महोदय कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था, जीन बोंदा इनका पूरा नाम था। और जीन बोंदा जो है 16वीं शताब्दी के कौन थे, एक प्रकार से 16वीं शताब्दी के यह विचारक थे। राजनीतिक विज्ञान में इनका एक जो है महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रभुता की बारे में इन्होंने बताया है और बहुलवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। यह बात ध्यान रखें, संप्रभुता का सिद्धांत हो चाहे बहुलवाद का सिद्धांत हो चाहे और तमाम सारे विचार हो, इन सभी ने विचारों को इन्होंने दिया है। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और साथ ही साथ जो है जो संप्रभुता का और बहुलवाद का सिद्धांत है इसको लेकर के बाद में हाब्स, बेंथम, हीगल और आस्टीन ने इसको और मतलब कि समृद्ध बनाया है, जिस सिद्धांत को बोंदा महोदय ने दिया था, जीन बोंदा ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां नंबर कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, लास्की महोदय हैं। और लास्की का राज संबंधी विचार भी फेमस है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कभी कभी लास्की के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। राजनीति को लेकर के या फिर लास्की के जो है राज्य संबंधी विचार क्या है इसके बारे में आपसे पूछता है। तो बहुलवादी सिद्धांत इनके अंतर्गत भी आता है। लास्की ने अपनी पुस्तक आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में जो है बहुलवाद के सिद्धांत की क्या करी है,
तो इसकी विवेचना करी है, ध्यान रखिए। और प्रतिपादन की भी क्या है, बताया कि प्रत्येक समाज जो होता है एवं राज्य जो होता है उसमें रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वहीं इन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य के अपने कुछ दायित्व होते हैं जिसका निर्वहन मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं इन्होंने यह भी बताया कि संघात्मक शासन वाले राज्यों में संघीय व्यवस्था प्रभुसत्ता के विचार के विरुद्ध होती है। वहीं इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि शक्ति का लोकतंत्रीकरण आवश्यक होता है, शक्ति का लोकतंत्रीकरण परम आवश्यक होता है, इन्होंने बताया। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लिए कौन है, तो हमने क्या बताया आपको, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा 15वें का लास्की महोदय। क्या, लास्की महोदय। 16वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन, जब भी आपको वर्ग संघर्ष की बातें आए तो वर्ग संघर्ष सीधा सा मतलब आप बताने का प्रयास करेंगे कार्ल मार्क्स महोदय ने ही वर्ग संघर्ष के बारे में बहुत सारी बातें कही है, ठीक, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा कि अभी तक के सभी अस्थायित्व समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। लगातार समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, हर एक शास्त्र में यह प्रश्न पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव वालों। यह बात ध्यान रखेंगे कि अभी तक के सभी स्थापित समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा। यह कथन किसने कहा, तो किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने दी। साम्यवाद का विचार किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। यह बात आप ध्यान रखेंगे मेरे भैया। अब इसको बड़ी ही आसान समझने का प्रयास करें, जब भी वर्ग संघर्ष के बारे में बातें बताएं तो कार्ल मार्क्स आप ऑप्शन में मिलेगा, उसको लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सेशन को, ओके, सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे भैया, ओके। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया जे एस मिल, बी दिया हीगल, सी दिया लास्की और डी दिया है कार्ल मार्क्स। 17वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जे एस मिल। क्या, जे एस मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है, ध्यान रखिएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक इनकी है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत भी दिया। तो आपसे एग्जाम से पूछे स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत किसका है, किसका मूल्यांकन किसने किया, या फिर जो है स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, जे एस मिल ने किया। बहुत सारे विद्वान करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे हो सकता है ना पूछे, लेकिन यहाँ ऑन लिबर्टी पुस्तक को लेकर के प्रश्न एग्जाम में बनेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। जे एस मिल, ऑन लिबर्टी, जे एस मिल। जो जे एस मिल थे क्या थे, ऑन लिबर्टी हमेशा जो है एक प्रकार से रहते थे, ध्यान रखेंगे ऐसे, ओके। मिल के स्वतंत्रता के आप उससे पूछेगा कितने रूप मिलते हैं, तो 2 प्रकार के रूप मिलते हैं। एक तो वह रूप कि व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी होता है, वह अपने से संबंधित सभी कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए समाज द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता, मतलब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने मस्तिष्क का स्वामी होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी होता है, यह कथन किसने कहा, तो यह कथन किसने कहा, जे एस मिल ने कहा। आपसे दूसरा जो इनके स्वतंत्रता का सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति दूसरों से संबंधित कार्यों को करने में उस हद तक स्वतंत्र होता है जिस हद तक कि वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न सिद्ध हो। ये बातें इन्होंने बताई है, ओके। इनके बारे में किसी दिन विस्तार से आपको टाइम मिला तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत किसने दिया। स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत किसका है मेरे प्यारे दोस्त, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत किसका है। ऑप्शन ए में दिया है आपका हीगल, बी में दिया लास्की, सी में दिया मिल और डी में दिया एनोटी, यानी नन ऑफ दिस। 18वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, मिल। हमने आपको पहले बताया, जे एस मिल ने बताया है स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, ओके। 2 प्रकार की स्वतंत्रता हमने आपके सामने रखी दी, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर प्रश्न आपके सामने इंतजार कर रहा है आपका। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना किन तर्कों के आधार पर की जाती है, तो भैया इनके तर्कों के बारे ये ऑप्शन है अव्यवहारिक है, चूंकि यह, दूसरा क्या काल्पनिक व्यक्तिवाद भी इसमें भरा पड़ा है, और तीसरा यह कि अमूर्त व्यक्ति का चिंतन इसमें किया जाता है, इसलिए यह क्या है, ये सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्योंकि मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार है, इसकी आलोचनाएं इन तर्कों पर की जाती है। कहा जाता है कि कार्यों के विभाजन की अवैज्ञानिकता भी इसके अंतर्गत देखी जा सकती है। वहीं अव्यवहारिक है, काल्पनिक व्यक्तिवाद इसमें भरा पड़ा है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है इसमें, और निरपेक्ष स्वतंत्रता का अमान्य इसमें बातें कही गई हैं। वहीं स्वतंत्रता के अनेक पक्ष होते हैं और ये पक्ष अनेक स्थलों पर परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। मिल इन्हें देखने में समर्थ नहीं हो सके, इन्होंने 2 प्रकार के ही स्वतंत्रता के विचारों को बताने का प्रयास किया। ये सारी बातें हमने आपको बताई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर हम सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे
20 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। विधि और शासन पर मुख्यतः किसने विचार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए में दिया इक्विनास, बी में दिया स्पेंसर, सी में दिया कार्ल मार्क्स, डी में दिया ये सभी। 20वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, इक्विनास महोदय ने। ओके, विधि और शासन पर मुख्य रूप से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया इक्विनास, बी में दिया प्लेटो, सी में दिया अरस्तु, डी में दिया बोंदा। राजनीति विज्ञान का जनक जो है किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। एक आपसे एग्जाम से और प्रश्न पूछ सकता है कि जो है मनुष्य एक सामाजिक मतलब मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी किसने कहा? अरस्तु महोदय ने कहा। आपसे एग्जाम से पूछेगा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों कि मैन इज आ पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा? तो अरस्तु महोदय ने कहा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 22 का ए ऑप्शन दिया 1789, बी ऑप्शन आपको दिया है यहीं पर 1917 ईस्वी, सी में दिया 1688 ईस्वी, डी में दिया है 1990। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग शेयर कर दी वीडियो को। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी क्या रहे हैं? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। वहीं पर जो है यहाँ पर आप 1917 देख रहे हैं, इसमें भी एक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। तो आपसे एग्जाम से पूछे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। वहीं आपसे पूछे 1688 ईस्वी में भी एक क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति थी। ठीक, ध्यान रखेंगे 1688 ईस्वी में ये सारी क्रांति जो हुई हैं, जो हमने आपको बता ही दिए। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है सिसरो। सिसरो आपसे पूछा जा रहा है कि सिसरो कहाँ का दार्शनिक था? तो सिसरो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए में दिया रोमन, बी में दिया भारत, सी में दिया अमेरिका और डी में दिया एनओटी। क्या करेक्ट आंसर होगा? तो सिसरो कहाँ का दार्शनिक था? रोमन साम्राज्य का जो है दार्शनिक था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नीचे दिया हुआ है कि किसे 18वीं शताब्दी का अग्रदूत कहा जाता है? तो 18वीं शताब्दी का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 18वीं शताब्दी का अग्रदूत किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है आपको। ऑप्शन ए में मैं बता दूं आपको, ऑप्शन ए में आप रख लीजिए, किसी के बारे में रख लीजिए। जैसे कि ऑप्शन ए में मैं बताना चाहूँ अगर आपको, 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। चलिए आप लोग ऑप्शन लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका है मेरे भैया, पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा है लॉक और तीसरा ले लीजिए और चौथा ले लीजिए आप हॉब्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? किसे 18वीं शताब्दी का अग्रदूत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉक को। लॉक को क्या कहा जाता है? 18वीं शताब्दी का अग्रदूत कहा जाता है। वैसे मैं बता दूं आपको, जितने भी हमने आपको इससे संबंधित लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करवा दिए, बहुत सारे लेक्चर्स आपके सामने हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। उससे संबंधित आप वीडियो देख लीजिएगा मेरे भी प्यारे दोस्त। और वीडियो आपको मैं बता दूं किस किस की वीडियो आपको लेक्चर 1 के अंतर्गत हमने आपको पॉलिटिकल साइंस की जो है एक प्रकार से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनेंगे, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर हमने आपको क्या बताया है? लेक्चर 1 हमने 5 लेक्चर के माध्यम से सारे प्रश्न पत्र को कवर करने का प्रयास किया है। हमने उसमें पहले आपको बताया होगा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व के बारे में हमने आपसे बताया है। वही हमने आपको उसके और आगे बताया कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में आपको बताया है। हमने उसमें जो है अरस्तु ने क्रांति के बारे में क्या बातें बताई हैं उसके बारे में बताया आपको। हमने उस वीडियो के अंतर्गत, तो पहले लेक्चर के अंतर्गत बता रहा हूँ, पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने जो है सिसरो के समानता संबंधी विचारों के बारे में आपको बताया है। हमने जो है लेक्चर के अंतर्गत, पहले लेक्चर के अंतर्गत बोधा के संप्रभुता सिद्धांत की भी विवेचना करी है। वहीं हमने दूसरे लेक्चर के अंतर्गत आपके मतलब पहले लेक्चर के अंतर्गत ही स्पेंसर के व्यक्तिवाद सिद्धांत को बताया है, एक्विनास के राज संबंधी विचार को हमने बताया है, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है, बोधा के अनुसार जो संप्रभुता की सीमाएं होती हैं उसको बारे में बताया कि हाँ दैवीय कानून क्या होगा, प्राकृतिक नियम उन्होंने बताया, संवैधानिक कानून बताया, विशेष संधियाँ बताई, जनता के प्रति वादे बताए, इन सभी बातों को हमने उसमें बताया है। मैकियावेली को धर्म और नैतिकता पर टिप्पणी, इस पर हमने आपको विस्तार समझा दिया था। तो ये बातें जो है आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये लेक्चर 2 के अंतर्गत हमने जो है बताया था, लेक्चर 2 के अंतर्गत हमने इन सभी बातों को बताया था। स्पेंसर का व्यक्तिवाद, ये सब लेक्चर 2 के अंतर्गत है। ठीक, वहीं हमने लेक्चर 3 के अंतर्गत आपको क्या बताया था? लाक के मानव स्वभाव को हमने वहाँ पर बताया। तो वहीं पर हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को बताया था। वहीं हमने आपको जो है लाक को 18वीं शताब्दी का अग्रदूत का क्यों कहा जाता है, इसको हमने वहाँ पर बताया था आपको। ये था जो है तीसरे लेक्चर का अंतर्गत। चौथे लेक्चर के अंतर्गत हमने सिसरो के कानून संबंधी विचारों को स्पष्ट किया था। मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसको हमने बताया था। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि किस व्यक्ति को उसके युग का शिशु कहा जाता है, तो मैकियावेली को जो है उसके युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली जो है
कुछ विद्वान जो है इसे युग का शिशु के रूप में मानते हैं। जो है मैक्सी जो महोदय, एक है मैक्सी महोदय, इसे युग पुरुष मानते हैं। तो आपसे एग्जाम से में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि मैक्सी महोदय, या फिर आपसे पूछेगा मैकियावेली को उसके युग का युग पुरुष कौन मानते हैं, तो मैक्सी महोदय मानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। हमने उसमें आपको बताया लेक्चर 4 के अंतर्गत हमने रूसो की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया कि रूसो महोदय की प्राकृतिक अवस्था क्या थी। इन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह प्रत्येक जगह बंधनों से बंधा हुआ है। ये सारी बातें रूसो ने बताई थी। ठीक, उसको हमने वहाँ पर विस्तार समझाया है। लाक की प्राकृतिक अवस्था क्या है उसके बारे में हमने बताया था आपको। ठीक, तो ये बातें आप जान सकते हैं वहाँ पर आप लेक्चर 4 के अंतर्गत और लेक्चर 5 के अंतर्गत, और भी लेक्चर 4 के अंतर्गत हमने जेएस मिल के उपयोगितावाद बताया है। स्वतंत्रता और समानता पर लास्की का क्या विचार, इसको भी बताया आपको। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, इसको भी हमने वहाँ पर आपको बता दिया है। मार्क्स का राज संबंधी विचार भी हमने स्पष्ट कर दिया है। वहीं आपको लेक्चर 5 के अंतर्गत हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत, तो आपसे एग्जाम से पूछे कि द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना किसने करी है, तो हीगल महोदय ने करी है। आपसे पूछे बहुलवाद, लास्की महोदय ने दिया है। ठीक, आपसे पूछे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया। ये सारी बातें आपको समझना चाहिए। तो इन सभी को हमने लेक्चर 5 के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमने रूसो की समान इच्छा पर भी प्रकाश डाला है लेक्चर 5 में, और प्लेटो का आदर्श राज्य भी बताया है, और राज्य के संबंधी जो ग्रीन के विचार है इसको भी हमने आपके सामने बताया है। उसमें हमने बताया है कि सद्मार्ग के लिए 3 प्रकार की बाधाएं आती। सद्मार्ग मतलब जब आप सज्जीवन जी रहे होते हैं तो 3 प्रकार की बाधाएं आती है राज्य के ग्रीन संबंधी विचार के अंतर्गत। उन्होंने कहा कि अज्ञानता, मद्यपान और निर्धनता, ये 3 प्रकार के जो है मार्ग में बाधाएं आती हैं जिनको हमको सामना करना होता। तो ये सारे हमने लेक्चर आपको करवा दिए हैं, तो इसको देख लेंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बड़े आसानी से आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें, और सभी लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अगर आप नए जुड़े हैं अभी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लाता रहता हूँ। डेली रात में 9 बजे लाइव होती है। ठीक, ध्यान रखिए कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए लाइव क्लासेस आपकी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई। 1 घंटे की क्लास आपकी होनी थी, लेकिन सही तरीके से आपकी क्लास उपलब्ध नहीं हो पाई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। कल की क्लास आपकी जो होगी, कल की क्लास आपकी मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूँ आपको, कल की क्लास आपकी होगी जो है किसकी होगी, होम साइंस की होगी। कल की क्लास आपकी होम साइंस की होगी। ध्यान रखेंगे, रात 9 बजे आप लोग आ जाइएगा। कल की क्लास आपकी होम साइंस की होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल 9 बजे मिलते हैं आपसे। ओके, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके।